किसान भाइयों, इस सोलर पावर संयंत्र पर केंद्र सरकार द्वारा लागत का 30% अनुदान दिया जाता है। इस संयंत्र के अनुदान, प्रशिक्षण या इससे संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए कृपया आप इस पते पर संपर्क करें। तो किसान भाइयों, यह सोलर पैनल संयंत्र न केवल आपको बिजली की अनिश्चितता से बचाता है, बल्कि विद्युत बिल तथा डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च की बचत भी करता है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी बहुत सारे फायदे हैं, जिनको कि इस छोटे से अंश में समाहित नहीं किया जा सकता। परंतु इस बारे में आप एक बार खुद सोचिएगा कि अगर यह पैनल आप अपने प्रक्षेत्र पर लगाते हैं तो आपकी लागत में कितनी बचत संभव है। फलोद्यानिकी के अंतर्गत हमारे प्रदेश में अमरूद की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई जिन्होंने नए अमरूद के उद्यान लगा रखे हैं, उन्हें चाहिए कि उसके प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में फलोद्यानों में सिंचाई, नमी संरक्षण, खरपतवार प्रबंधन एवं पौध संरक्षण क्रियाओं को अमल में लाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा न करने पर नमी कम होने से पौधों का सूखना, खरपतवारों एवं कीट रोग व्याधियों का प्रकोप देखा जाता है, जो कि आगे चलकर कम उत्पादन का कारण बनते हैं और भविष्य में किसान भाइयों को अपने फलोद्यानों से वह लाभ नहीं मिल पाता जो कि उन्हें मिलना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आपने भी नया अमरूद उद्यान लगा रखा है तो उसका प्रबंधन आप कैसे करें, आइए जानते हैं जिला जबलपुर के प्रगतिशील कृषक सुखदेव प्रसाद से और जानते हैं उनके अनुभव को। मैंने अभी 2 वर्ष हुए हैं ये अमरूद का बाग लगाया है और इसको मैं गर्मी में किस तरीके से बचाता हूँ ये मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। गर्मी के समय में पौधे के पास थाला बनाने के बाद में ऐसे गोल राउंड में थाला बना लें। थाला बनाने के बाद में इसमें अपन पाइप द्वारा या जिसके पास जो साधन हो, हम तो पाइप से पानी देते हैं, थाले को भर देते हैं और ऊपर से पुआल ढांक देते हैं ताकि नमी अधिक दिनों तक बनी रह सके। इस तरह से गर्मी में पौधों का रखरखाव अच्छे तरीके से हो जाता है। पानी की बहुत बरकत होती है। कम से कम अपन को ये पुआल ढकने से भारी बचत हो जाती है। कम से कम 15 दिन में पानी देना पड़ता है। वैसे सप्ताह में तो कम से कम कितना भी कोई कम देगा, सप्ताह में 1 दिन तो पानी देना पड़ेगा। अच्छा, अब अपन ने देख लिया कि 22 दफा इसमें खरपतवार आ गया तो ये पुआल अलग करके और इसका खरपतवार खुरपी से निकाल दिया और फिर पुआल जो वैसे ही के वैसे ढक दिया और फिर पानी दे दिया। और गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी उठ जाती है, जड़ों को हवा लग जाती है और पौधे को ज्यादा पानी मिलता है, पानी ससकता है, गड्ढे में बैठता है, थाले में बैठता है। किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान रखें कि जो छोटे पौधे होते हैं उनमें ये ग्राफ्टिंग वाले या बडिंग वाले जो या लेयरिंग वाले जो भी पौधे होते हैं तो उनमें ये बचपन में ही फूल आ जाते हैं। तो इनको अपन को ऐसे तोड़ देना चाहिए, तोड़ के रख कर देना चाहिए ताकि पौधे की ग्रोथ सही बन सके। कि जमीन में दीमक का प्रकोप है, थाले के आसपास एक पाउडर आता है क्लोरीफाई या फोरेट एक दवा आती है, वो भी डाल सकते हैं और हल्की सी गुड़ाई कर दें। हल्की सी गुड़ाई करके पानी डाल देना चाहिए ताकि वो दवा अंदर जाकर के बैठ जाए तो अपन को दीमक से छुटकारा मिल जाएगा। गर्मी के समय में किसान भाइयों, अगर मान लो इसमें कोई रासायनिक खाद तो दी नहीं जाती, अगर मान लो आपको देना है तो वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद कहलाती है जो, या गोबर की सड़ी हुई खाद एक पौधे में 1 तगाड़ी डाल करके और उसको अच्छे ढंग से तरीके से गुड़ाई कर दें और इसके बाद में पानी दे दें तो उससे और अधिक समय तक नमी बनी रहेगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, अगर आप मेरी बात का गौर करेंगे तो जिस तरीके से मैं, जिस पद्धति से मैं कर रहा हूँ उस पद्धति से आप भी करेंगे तो पौधे भी सुरक्षित रहेगा और गर्मी में अपन को ग्रोथ अच्छी आएगी और आने वाले समय में पौधे से अपन को अच्छा उत्पादन मिलेगा।
किसान भाइयों, अभी आपने कृषक के अनुभव को सुना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं जबलपुर के विषय विशेषज्ञ धनंजय कठल से। अमरूद के उद्यान जो लगाए, जो नवरोपित उद्यान हैं, जैसे तो जिनके साल 2 साल के हो गए हैं, 2 साल के जिनके हो गए हैं, उनके लिए कुछ सावधानियां अभी रखना बहुत अति आवश्यक है। 2 साल के पौधे को कम से कम 10 किलो प्रति पौधे के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए पौधे के आसपास, और थाला बनाना चाहिए। थाला वैसा बनाना चाहिए जब हमारा पौधा जितना बढ़वार किया है, जितने में फैलाव है ऊपर, उतने ही नीचे बड़ा थाला बनना चाहिए। जो हम थाला बनाते हैं उसमें निदाई गुड़ाई, वर्मी कंपोस्ट मिलाएं और खाद दें और मल्चिंग कर दें, क्योंकि यह अब गर्मी का समय चल रहा है। इसमें मल्चिंग यदि आप करेंगे तो नमी बनी रहेगी, पौधा बढ़वार करता रहेगा। इस समय हमारे पत्ती को खाने वाले कई प्रकार की इल्लियां भी आ जाती। यदि ये इल्लियां आपको देखने को मिलती है, पत्ती कटी हुई दिखाई देती है आपको, तो समझ लीजिए इसने इल्ली ने खाया है। और इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए एंडोसल्फान 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर उसका स्प्रे करना चाहिए। दूसरी बात मैं करूंगा, इसमें बोर्डो पेस्ट बनाएं। बोर्डो पेस्ट बनाकर पौधे को पूरे चारों ओर से उसको ब्रश से पूरा लीप लेना चाहिए। तो बताई गई बातों को यदि किसान भाई अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो अमरूद की जो बागवानी कर रहे हैं जो किसान भाई, वह अच्छे से बागान उनका तैयार हो पाएगा और अच्छा उत्पादन भविष्य में वो ले पाएंगे। कार्यक्रम में अभी बाकी है कुछ और रोचक जानकारियाँ, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या तथा कम होती आय के कारक है हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। VCD के लिए संपर्क करें अन्नदाता, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। सब्जी वर्गीय फसलों में राजमा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो जिन किसान भाइयों ने समय से राजमा की फसल फली के उद्देश्य से लगाई होगी, उनकी फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी, जिसमें इस समय सस्य क्रिया प्रबंधनों को करना आवश्यक है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई तथा शेष नत्रजनों का प्रयोग एवं कीट रोगों से बचाव के लिए फसल सुरक्षा उपायों को करना इत्यादि। यदि कृषक बंधु उपरोक्त कार्यों को करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम आपकी फसल की धीमी बढ़वार तथा कीट रोगों से फसल नष्ट हो जाएगी। अंततः बहुत कम उपज से ही संतोष करना पड़ेगा। अतः किसान भाइयों, राजमा की फसल में सामयिक प्रबंधनों को कब व कैसे करना है, इस विषय पर जानकारी के लिए मिलते हैं एक कृषक द्वितीय मुंडा से। फ्रेंच बीन का मैं खेती कर रहा हूँ 50 डिसमिल में लगभग। अभी खरपतवार निकाल के अभी साफ किए हैं और इसके बाद में हफ्ता में या 10 दिन के अंदर में खरपतवार को साफ करते हैं ताकि कीड़ा मकोड़े ना हो। किसान भाइयों, राजमा की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन पर करनी चाहिए तथा दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिनों पर तथा आवश्यकता पड़ने पर 55 से 60 दिनों पर तीसरी निराई गुड़ाई कर फसलों को खरपतवार से मुक्त रखें। ऐसा करने से फसल की बढ़वार सुचारू रूप से होने के साथ साथ कीटों का प्रकोप भी कम होगा और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। राजमा की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो चूंकि गर्मी की फसल होने के कारण 6 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि पुष्पन से पहले, पुष्पन के समय और फली बनते समय फसलों में उचित नमी बनाए रखें।
जहां तक सिंचाई की बात है तो दिन का तापमान में अधिक होने के कारण सिंचाई संध्या काल के समय करना उचित होता है। इसके अतिरिक्त जल जमाव की दशा में उचित जल निकास की व्यवस्था भी बनाए रखें। डीएपी दिए हैं 50 डिसमिल में 1.5 बोरा दिए हैं। उसके बाद में नाइट्रोजन दिए हैं 3 बोरी। उसके बाद में अभी तो फिलहाल में और दोबारा किए तो उसमें 1 बोरा और दिए हैं यूरिया। अगर उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देने की अनुशंसा की जाती है, जिसमें से आपने नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दिए होंगे। अब बची हुई 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा को आपने पहला किस्त 30 से 40 दिनों के अंतराल पर दे दिए गए होंगे और बची हुई मात्रा का आप उपरिवेशन कर सकते हैं। और विटामिन भी देते हैं, पावर। इसके अतिरिक्त राजमा की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रभाव काफी देखा गया है। ऐसी स्थिति में आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का 0.1% पर्ण छिड़काव करने से फली के वृद्धि विकास में सहायता होती है। हर 15 से 20 दिन के अंदर में देख रेख करते हैं। उसके बाद में फिर उसमें कौन सा रोग लगता है उसी आधार से दवा को चालू। जहां तक फसल सुरक्षा की बात है तो राजमा की फसल में पीला चित्तपर्ण रोग फैलता है। यह सफेद मक्खी जैसी डैफिड रस चूषक कीटों के कारण फैलता है। यह कीट पौधे की पत्तियों से रस चूसकर इसके पीला बना देता है। इसके नियंत्रण के लिए डायमेथोइट की 0.05% या फास्फोमिडॉन की 0.2% मात्रा का इनमें से किसी भी एक दवा का छिड़काव करें तथा दूसरा छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर दोहरा दें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, राजमा की फसल में लीफ माइनर कीटों का भी प्रकोप होता है। इसके लक्षण के अंतर्गत पत्तियों पर सफेद आड़ी तिरछी रचनाएं दिखाई पड़ेगी। इसके नियंत्रण के लिए नीम से बना हुआ दवा 5 मिलीलीटर या ट्राइजोफॉस 0.05% 10 से 15 दिनों के अंतराल पर समय समय पर छिड़काव करते रहे। इस प्रकार किसान भाइयों बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अगर आप राजमा की फसल में विभिन्न शस्य क्रिया प्रबंधन को अपनाते हैं तो आने वाले समय में गुणवत्ता युक्त फलन के साथ साथ अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। और इस तरह से हम लोग सब परिवार मिलकर मेहनत करते हैं, काफी मेहनत करते हैं। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा था ग्राम नागदा, जिला उज्जैन के कृषक सुदीप पाटीदार ने। यह मिर्ची की फसल में लगने वाले चुर्रा मुर्रा रोग के कारण व निवारण की जानकारी चाहते हैं। तो सुदीप पाटीदार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। चूड़ा मोड़ा रोग एक तरह से फसल पर पत्तियों को नीचे से ऊपर की तरफ कुकोड़ देता है, जिससे कि पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और एक बंच टाइप का बन जाता है और पूरा पौधा जो है सिकुड़ जाता है। यह रोग जो है एक वायरस जनित रोग है। रस चूसने वाले कीड़ों के द्वारा एक रोग एक पौधे से दूसरे पौधों पे फैलता है। एक तो व्हाइट फ्लाई है जो कि सफेद मक्खी जिसको हमारे किसान भाई बोलते हैं। इसको अगर हमारे किसान भाई देखेंगे तो पत्तियों की निचली सतह पर ये सफेद मक्खी चिपकी हुई पाई जाती है। हमारे किसान भाई अगर मिर्ची के पौधे को हाथ लगाएंगे और उसको हिलाएंगे तो ये कीड़ा जो है उड़ता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से दूसरा कीट जो है वह थ्रिप्स है। थ्रिप्स जो है पीले कलर का कीट होता है जो कि पत्तियों पर चिपक कर उससे रस चूसता है। तो सर्वप्रथम हम इस समय अगर हमारे किसान भाइयों को नियंत्रण के उपाय अपनाने हैं तो हमारे किसान भाई सर्वप्रथम शुरुआत की अवस्था में जिन किसान भाइयों के यहाँ पर ये प्रकोप नहीं दिख रहा है या एक आध पौधे में दिख रहा है उनको 3 ml नीम तेल 1 लीटर पानी में के हिसाब से आवश्यकता अनुसार घोल बनाएं और पूरी फसल पर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। इससे पूर्व हमारे किसान भाइयों को एक बात और ध्यान रखनी होगी कि शुरुआत की अवस्था में जब 1-2 पौधे ही इससे ग्रसित हों उस समय इन पौधों को उखाड़ कर जमीन में गाड़ दें या इनको नष्ट कर दें, जिससे कि ये रोग
जो है ज्यादा खेत में नहीं फैलेगा, ज्यादा पौधों पे नहीं फैलेगा। तीसरा, रासायनिक कीटनाशकों का अच्छे तरीके से चुनाव करके इस कीट का प्रबंधन किया जा सकता है। इसमें प्रमुख तौर से जो है इमिडाक्लोप्रिड या एसिटाम्प्रिड नामक रसायन का उपयोग कर सकते हैं। किसान अपनी फसल पर आवश्यकता अनुसार पानी लेकर 600-700 लीटर एक हेक्टेयर के लिए जो पर्याप्त होता है उसमें घोल बनाकर अच्छे तरीके से फसल पर छिड़काव करें। इसके बाद जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने वाली बात ये है कि चौड़ा मोड़ा रोग के लिए सल्फर भी उपयोगी है। अगर सल्फर का 2% सल्फर का घोल फसल पर किया जा सकता है तो इस रोग को रोकने के लिए और बारीक माइट या इन रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए आसान होगा। साथ ही इसकी जो IPM पद्धति है, समन्वित कीटनाशक प्रबंधन के द्वारा इसका प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है, जिसमें हमारे किसान भाइयों को शुरुआत की अवस्था से ध्यान देना होगा। किसान भाई जब मिर्च की जाति का चयन करते हैं तो ऐसी जाति का चयन करें जिसमें इस रोग के प्रति लड़ने की ताकत। सर्वप्रथम ची के बीज का बीज उपचार आवश्यक है। इसका एसिटाम्प्रिड या इमिडाक्लोप्रिड से बीज उपचार करें तथा नर्सरी अवस्था में सफेद मक्खी यानी रस चूसक कीटों की आगमन से रोकने के लिए पौधशाला नायलॉन जाली से ढक कर रखें। इसके बाद पौध रोपाई से पहले पौधों की जड़ों को इमिडाक्लोप्रिड के घोल में जड़ों को उपचार करने के बाद ही रोपाई करें। किसान भाई, चूरा मोरा रोग से बचाने के लिए सर्वप्रथम आप पौध रोपाई से पहले खेतों के चारों ओर फंदा फसल के रूप में ज्वार, मक्का, बाजरा की फसल को लगा दें। इसके बाद खेतों में पौध रोपाई के बाद पीले चिपचिपे प्रपंच का प्रयोग करें। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों मित्र कीटों का संरक्षण करें और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा में प्रयोग करें। इसी कड़ी के अंतर्गत दूसरा प्रश्न पूछा है ग्राम खुरई, जिला सागर के कृषक तेज सिंह यादव ने। इन्होंने बतख पालन के आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अगर आप बत्तख पालन करते हैं तो जैसे अगर आपके पास छोटे बत्तख हैं तो इनके खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये तालाब में नहीं जा पाते और जहाँ कहीं भी आपका बत्तख घर है उसी में इनको रखना पड़ता है। तो उनको खिलाने के लिए आपको 50 से 75 ग्राम प्रति चूजे की दर से आपको भोजन देना पड़ेगा। चूंकि इनकी वृद्धि अच्छे ढंग से होनी है, इसलिए कुछ जो मिनरल्स हैं जो है कैल्शियम और फास्फोरस के, ये ग्रेन्यूल्स दानेदार पैकेट्स में आते हैं। 2-2, 3-3 दाने प्रतिदिन इनके मुंह में भी आप डाल सकते हैं या चारे के साथ भी मिला करके दे सकते हैं जो है। इसके अलावा किसान भाई इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो इन्हें पानी पीने के लिए देते हैं जो है उनमें आप विटामिन, मल्टी विटामिन के सिरप जो है बाजारों में उपलब्ध हैं, उनको जो है इनको आप दें। अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद स्वास्थ्य ठीक नहीं है और कभी कभी इन विटामिन की कमी के कारण ये बत्तख के बच्चे जो है लंगड़ाने लगते हैं जो है, तो एक पॉलीबियान नाम का, जिसका कि 1 से 2 बूंद इनके मुंह में जो है डाल करके देना चाहिए। और ये करीब हम अगर 1 हफ्ते से 10 दिन तक कर देते हैं तो इनकी वृद्धि बहुत ही अच्छी होती है जो है। तो मतलब बाजारों में जो राशन है वो 3 रूप में जाना जाता है: स्टार्टर राशन, ग्रोवर राशन और लेयर राशन। तो स्टार्टर राशन जो है चूजों के लिए है। ग्रोवर राशन जो 25 से 30 दिन के बत्तख के बच्चे हो गए हैं उनके लिए है। और जो बड़े साइज के बत्तख हो गए हैं जिनसे कि अंडा उत्पादन करना है, उनको लेयर बत्तख कहते हैं और उनके लिए लेयर भोजन जो है दिया जाता है। तालाब वैसे आप देखिए, जब ये पक्षी हैं और दिन भर तो ये तालाब में रहते हैं, सुबह आप इनको निकाल देंगे, दिन भर ये तालाब में रहते हैं और जो कुछ भी चीजें वहां उपलब्ध है इनके खाने लायक उसको ये खाते हैं। रात में जब इनको बत्तख घर में आप बंद करते हैं जो है, खास करके ग्रोवर और लेयर बर्ड्स को जो है, तो आजकल प्लास्टिक के जो है बर्तन बाजारों में उपलब्ध हैं। एक तो ड्रंकर है जिसमें कि पानी रखते हैं और ये पानी उसमें रख देते हैं जिससे कि ये पानी पी लेते हैं जो है।
आवश्यकता अनुसार ही पानी निकलता है, जितना वो पिएंगे उतना पानी आकर के उसमें अपने आप भर जाता है जो है। और दूसरा जो है फीडर है, तो फीडर में हम जो भी हमारा राशन है उसको भर देते हैं और बत्तख चारों तरफ से जो है इसको खाते हैं और जैसे जैसे भोजन निकलता जाता है जो है वैसे वैसे ऊपर से राशन जो है नीचे गिरता रहता है जो है। तो इन 2 टाइप के जो बर्तन हैं इन्हीं में किसान भाइयों को जो है बत्तखों को खिलाने का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि इससे पानी भी अनावश्यक रूप से नहीं गिरेगा और चारा भी बाहर गिर करके बेकार नहीं होगा। आइए जानते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों के भाव। चला है आपसे इजाजत लेने का। समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 701532 एवं मेल है annadatamp@etv.co.in एवं निःशुल्क नंबर है 1800-425-4085। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दे। नमस्कार। के सह प्रायोजक हैं किसानों की तरक्की का सहारा कावेरी सीड्स के जादू के पास। सिवनी की मासूम गुड़िया हार गई जिंदगी से जंग। सोमवार को नागपुर के केयर अस्पताल में हुई मौत। सदमे में मध्य प्रदेश। इंदौर में आरोपी को पकड़ने गए आरक्षकों को लोगों ने बनाया बंधक। आरोपी की पिटाई से भड़के थे इलाके के लोग। फोर्स के पहुंचने पर सुलझा मामला। झाबुआ में 83 साल की महिला बनी पुलिसिया रिपोर्ट की शिकार। जेल में मिली जमानत। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के साथी की पत्नी है नूरजहां। दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू आज होंगे उज्जैन कोर्ट में पेश। दिग्गी का बयान, सीएम से मांगेंगे पिछले 7 सालों में की गई घोषणाओं की जानकारी। और सरहद के भीतर चीन की घुसपैठ पर पीएम अलाप रहे बातचीत का राग। सीएम शिवराज का बयान, अटल जैसे प्रधानमंत्री होते तो कारगिल की तरह खदेड़ कर देते मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। सुप्रभात मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सिवनी की गुड़िया की, जो अब हमारे बीच नहीं है। नागपुर के केयर अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते वो हार गई।
गुड़िया ने सोमवार की रात 7:45 पर आखिरी सांस ली। गुड़िया को 20 अप्रैल को बेहतर इलाज के लिए नागपुर शिफ्ट किया गया था। आपको बता दें कि दरिंदगी की शिकार मासूम डीप कोमा में थी। वहीं पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी फिरोज को बिहार के भागलपुर से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इधर गुड़िया के मौत की खबर से जैसे ही मीडिया के माध्यम से प्रदेश के लोगों को लगी, सब तरफ गम की खामोशी पसर गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सिवनी के स्थानीय पत्रकार अजहरुद्दीन से। जी अजहरुद्दीन, तो मासूम आखिर जिंदगी की जंग हार गई, क्या माहौल है सिवनी में इस समय? बात करेंगे अजहरुद्दीन से। जी अजहरुद्दीन, तो आखिर मासूम जिंदगी की जंग हार गई, सिवनी में इस समय क्या हालात हैं, क्या माहौल है अभी? सलामी का मैं बता दूं, अभी भी लोगों का इस मामले में तहर बंधा हुआ है। बच्चे की मौत की सूचना लगातार टीवी में अपडेटों में दिखाई दे रही है। अभी भी लोगों का तहर बंधा हुआ है। अभी प्रयास लगाया जा रहा था कि बड़ी बड़ी घटनाएं देश और देश में घटी है। लोगों का आक्रोश इस तरीके जन आक्रोश फूटा था, देखने को मिला था, वो ऐसे ही आक्रोश जन आक्रोश टीवी में दिखाई देने के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन जगह जगह मुझसे दिखाई दे रहा है। जी, आक्रोश तो है अजहरुद्दीन इस पूरे मामले में। नाबालिग लड़की थी, मासूम बच्ची थी और उसके साथ इस तरह की दरिंदगी हुई। परिजनों से क्या आपकी बात हो पाई है, क्या कुछ कहना है लोगों का? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, बच्ची के शव का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम बताया जा रहा है 10 बजे के करीब कराया जाएगा नागपुर में। उसके बाद ही बच्ची के शव को सिवनी लाया जाएगा। जी, 10 बजे पोस्टमार्टम होना है नागपुर में और उसके बाद ही उसके शव को यहाँ सिवनी लेके आया जाएगा। और अगर बात करें आरोपी को, अब जो आरोपी पर केस बनता है वो तो अब यहाँ हत्या का भी केस बनेगा। क्या कुछ धाराएं बढ़ाएगी पुलिस अब? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अभी आरोपी के खिलाफ 376 की श्रेणियों की धाराएं लगाएंगे। 302 की धारा भी बढ़ाई जाएगी। जी, तो 302 की धारा भी अब इसमें बढ़ाई जाएगी। स्थानीय लोग क्या इस बारे में कुछ भी विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार हो रहे हैं अजहरुद्दीन? जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले ही बताया कि जैसे भी देश और प्रदेश में घटनाओं को लेकर लोगों का खैर फूटा था, वैसे ही खैर फूटने की संभावना की प्रशासन जगह जगह मुस्तैद है। संभावना लगाई जा रही है। जिस तरीके से लोगों ने बेरोजगारी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रदर्शन किया था, वैसे ही कुछ प्रदर्शन सिवनी में देखने को मिल सकते हैं। और आपको यहाँ रोकेंगे अजहरुद्दीन, इस समय हमारे साथ सिवनी के एसपी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जी एसपी साहब, तो आखिर मासूम बच्ची अपनी जिंदगी से जंग हार गई, लड़ते लड़ते डीप कोमा में थी। इसके बाद अब क्या कार्रवाई करने वाली है पुलिस? जी एसपी साहब। हाँ, बच्ची का कल देहांत हो गया है। जी, हमारे द्वारा पूर्व में मुकदमे कायम किए गए थे। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों आरोपी वर्तमान में जेल में बंद हैं। क्योंकि बच्ची की मौत हो गई है, उसमें हमारे द्वारा धारा 302 बढ़ाई जाएगी। जी जी। और अभी बच्ची का पीएम नागपुर में होगा। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार वगैरह जहां उनके माँ बाप कहेंगे, जी, उनके कहे मुताबिक उसे कराया जाएगा। जी मिथिलेश जी, 10 बजे पोस्टमार्टम होना है नागपुर में, उसके बाद बच्ची के शव को लाया जाएगा सिवनी। लोगों का विरोध हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, इसके लिए पुलिस के क्या इंतजाम है? पुलिस के द्वारा माकूल इंतजाम कराए गए हैं और सभी लोगों से इस संबंध में बातचीत भी की गई है। इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। घटना हुई है, मुलजिम पकड़े जा चुके हैं और जो अपने बच्ची हम लोगों के बीच से चली गई है उस कार्रवाई के साथ सभी लोग हैं। जी मिथिलेश कुमार जी, लेकिन रोष तो कहीं न कहीं होगा ही लोगों में। इतनी बड़ी घटना हुई है, मासूम बच्ची के साथ हुई है, तो गुस्सा तो फूट सकता है। कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी इस टाइप का कुछ नहीं लग रहा है जैसा आप बता रही हैं। क्या अतिरिक्त फोर्स मंगाया जाएगा इसके लिए? जी, माकूल इंतजाम किए गए हैं, फोर्स बुलाया गया है, कार्रवाई कराएंगे। जी, और जो आरोपी पर भी पहले हमला हो चुका है, लोगों ने हमला किया था, आक्रोशित लोगों ने, तो क्या अब जो प्रोसीजर्स होंगे कोर्ट के, तो क्या उसके लिए भी जो सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे। धन्यवाद मिथिलेश कुमार जी इस तमाम जानकारी के लिए।
तो आपको बता दें कि सिवनी की मासूम गुड़िया अपनी जिंदगी की जंग हार गई। डीप कोमा में थी बच्ची और उसके बाद कल शाम 7:45 पर नागपुर के केयर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बेहतर इलाज के लिए यहां नागपुर शिफ्ट किया गया था। वहीं घटना के मुख्य आरोपी फिरोज को पहले ही पकड़ लिया गया है और आज 10 बजे करीब नागपुर में इसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद सिवनी लाया जाएगा बच्ची का शव।